Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आज का यानी 7 फरवरी का पेपर आपका हो चुका है कंप्लीट, चाहे वो शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, यानी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। कल जिनका 8 तारीख को पेपर है उनको चिंतित होने की जरूरत है, जिनका पेपर हो गया है वो कैसा करके आए हैं उस पर बात करेंगे, आंसर की पे बात करेंगे, है ना। तो हाँ देखो, अब कोमल कह रही है कि पेपर तो ठीक था बट 10 नंबर का रह गया। कोमल, ये बात कल भी हमने डिस्कस की थी कि आप ये ना सोचें कि 2.5 घंटा है तो बहुत ज्यादा समय है, कम नहीं है समय बट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 90 मार्क्स की पेडागोजी ही है और पेडागोजिकल क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और पिछले कुछ सालों में पेडागोजिकल क्वेश्चंस को और लेंदी बनाया गया है। तो पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। दूसरा, क्वेश्चंस लेंदी हैं, जिनको पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होगी पहले से उनको समय लगा होगा। तीसरी एक बात, आपको 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को नहीं देना है, ये बात ध्यान में बिल्कुल बिठा लीजिए कल के पेपर के लिए, जिनका कल एग्जाम है ना। तो पेपर एकदम ठीक आ रहा है, बैलेंस्ड पेपर है, जैसा कि आता है, जैसा आता है उससे भी हल्का सा एक लेवल डाउन है पेपर, मैं ये कहूंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 2024 का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे इससे मुश्किल लगेगा आपको। आज के दोनों ही सेट्स आसान हैं कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है बिल्कुल लड्डू हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, वो ऐसा नहीं है, कोई तुक्के में पास नहीं होगा पेपर, ठीक। इसके अलावा हम ये क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, पेपर 2 की आंसर की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी में। पेपर 2 में एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो। पेपर 1 में फिर भी एक सवाल ऐसा है जहां पे 2 में से कोई एक ऑप्शन को चूज किया जा सकता है, और जब पेडागोजी में ऐसी स्थिति हो कि कंफ्यूजन ही नहीं है, इसका मतलब पेपर कंपैरेटिवली आसान सेट किया गया है ना। तो एक ही क्वेश्चन है आज जिसमें हल्का सा डाउट है कि ये चाहे तो इसको ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं, दोनों सही है गलत दोनों में से कुछ नहीं है। अदरवाइज पूरा पेपर ये भी 30 के 29 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल ही है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि कल का पेपर मुश्किल आएगा, आज आसान आ गया तो कल मुश्किल आएगा। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर की। दूसरा, ये कोई नौकरी देने वाला पेपर नहीं है। तीसरा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, नॉन रेफरेंस टेस्ट नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है आज जिनसे पेपर सॉल्व हो गया कल नहीं होना चाहिए, मेरिट थोड़ी बनेगी, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर मान लो 1000 क्वेश्चन बनाए गए हैं तो 1000 में से ये मान लो आप 60 आज दे दिए 2 शिफ्ट में, 60 कल मिल जाएंगे आपको, या 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं उस सेंस में 120 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल के लिए पेपर अलग से बहुत स्पेशल हार्ड बनाया गया होगा, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। और मस्त दिमाग फ्रेश रख करके पेपर देने जाइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट। कल मैंने बताया था पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, कई लोगों को उस चीज में फायदा हुआ है, वो सालों साल की एकदम पकी पकाई खिचड़ी है कि मतलब उस चीज पे इतना ट्राइड एंड टेस्टेड है ये चीज कि आप सेक्शन वाइज सॉल्व करें, समय का ध्यान रखें, है ना, कैसे कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है, वो सारी बातें की हुई है, वो सेशन देख लेना। अच्छा, एक और चीज, कंप्लीट पेडागोजी वाला जो सेशन है या मैराथन, जो पुरानी मैराथन भी है ना 6.5 घंटे वाली, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज दिख जाएंगे क्योंकि सिलेबस में कोई परिवर्तन है नहीं, ठीक। चलिए फटाफट से सवाल सॉल्व करते हैं। ये 30 सवाल हैं, पेपर 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बैलेंस्ड पेपर है पूरा ही पेपर, ठीक है ना, सिलेबस से है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फटाफट से, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम चिल्ड्रन, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि यहां हमारा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर जानने की जरूरत है, ठीक। एक्यूरेट रहेगी आंसर की, ये कहने की मुझे बार बार कोई जरूरत है नहीं, आप फाइनल आंसर की से मिला लीजिएगा। इसमें एक जगह पे डाउट है कि वो 2 ऑप्शन में से एक जो मर्जी होगी बोर्ड की वो चूज कर लेगा, क्योंकि दोनों गलत नहीं है। अदरवाइज पूरे पूरे क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं। उसमें भी मुझे पता है कि जो सीटेट का नेचर है वो क्या मानेंगे, तो उस पर हम बात कर लेंगे। असर्शन की जब हम बात करते हैं तो सम चिल्ड्रन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स व्हाइल अदर्स आर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चों में सिमिलैरिटी होती है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। अन्य बच्चों में जो क्षमताएं, कई लोगों को लग रहा है मैं नाक में बोल रही हूँ, भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, नींद की कमी है, कोल्ड ठीक हुआ है ताजा ताजा, तो इसलिए आवाज चेंज हो रखी है, ऐसा नहीं है, मैं नाक में बात नहीं कर रही हूँ। रीजन देखिएगा, वर्किंग आउट हाउ मच ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू नेचर और जीन्स एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और एनवायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। मतलब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितना हमारा जो विकास की प्रक्रिया में चीजें आई हैं वो एनवायरमेंट से आई हैं और कितनी जो है वंशानुक्रम या वातावरण से आई हैं। दोनों ही बातें ठीक है, और ये इसका एकदम सही एक्सप्लेनेशन है कि कुछ बच्चे तो जो है माँ बाप के जैसे होते हैं और कुछ बच्चे माँ बाप से अलग होते हैं। इसका रीजन यही है कि हमें नहीं एग्जैक्टली पता लग सकता कि
कैसे विकास होता है, इसमें नेचर नर्चर डिबेट वाली बात है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल बात। ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या भी करता है ए की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछा है। तो इसमें जो जवाब बनता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। अगर आपने कोई भी पुरानी मैराथन, आप बैच में थे, नोट्स भी पढ़े हैं, तो आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है ना, सिर्फ फ्री नोट्स भी पढ़े ना वो 50 पेज के, तो भी आप ये पेपर कराओगे आराम से। देखो एक बार, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी प्रिडिक्टेड वेरी एक्यूरेटली। यही गड़बड़ हो गई, पूरी तरह से आप नहीं कर सकते प्रिडिक्ट डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज अ सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस सिंपल नहीं होती, बहुत क्लियरली बताया हुआ है। और मैंने कितनी बार ये डिस्कस किया है कि कोहलबर्ग की थियरी, कोई भी थियरिस्ट जो डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट रहा है, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, पियाजे की बात हो, वो सब डिसकंटिन्यूअस में आते हैं। अब आप देख लीजिएगा कितने टीचर्स ने ये बात आपके साथ डिस्कस की होगी, आपने कहां कहां ये सुनी होगी, है ना। सालों से मैं ये डिस्कस करते हुए आ रही हूं और पेपर में आ गया। मेटाकॉग्निशन जब आता नहीं था उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। 2018 में पहली बार आया और 17 में भी हम पढ़ रहे थे मेटाकॉग्निशन। तो ये होता है कई बार, ईश्वरीय कृपा मान लीजिए आप इसको, या ये कह लीजिए कि ढंग से पढ़ लेते हैं हम। डेवलपमेंट कैन ऑलवेज बी मेजर्ड प्रिसाइजली पूरी तरह से एक्यूरेटली नहीं आप माप सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन ही बचता है कि मल्टी डायरेक्शनल है, चाहे वो प्रॉक्सिमोडिस्टल हो, चाहे वो आपका सेफेलोकॉर्डल हो, मल्टी डायमेंशनल है, कई प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ये कहता है, असर्शन और रीजन वाला सवाल है, द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड स्पीक डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन। यानी समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। ये बात सही है, कॉमन सेंसिकल बात है कि आपकी वोकल कॉर्ड्स और जो आपका नर्वस सिस्टम है, तो जो फिजिकली पार्ट्स हैं जो वॉइस में प्रोड्यूस होने में काम आते हैं, वो चीज हेल्प करेगी। यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन, अगर कोई भी ऑर्गन में दिक्कत है जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, तो ये जो आपका लैंग्वेज या भाषा को समझने और बोलने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इसलिए फिर हम स्पीच लैब्स और इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रू है बात। इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। ये ऐसे नहीं कह सकते इसको हम कि इमोशनल, इसका ऐसा सा मतलब है कि इमोशनल डेवलपमेंट, देखिए रिलेटेड तो सारे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे रिलेटेड हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लिखा है, सारा खेल तो पूछने का है ना। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, ये बात गलत नहीं कह सकते इसको, बट यहां पे जिस तरह कही गई है ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंडेंट है फिजिकल ग्रोथ पे, जो कि सही नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट कॉग्निशन, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, इन सब पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो ये चाहे 1% केस में तो इसको सही मान सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सेंस से जाएंगे, मेरे हिसाब से जाएंगे, तो आर सही नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैं तो थर्ड के साथ इसमें जाऊंगी। 1% चांस है कि ये आर को सही करेक्ट कर लें। ठीक है ना, आप देख रहे हो पेपर 2 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कंफ्यूजिंग बना पा रहे हो, और यहां फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कह सकते हैं हम कि अगर मन किया एग्जामिनर का तो ये चूज कर सकता है, जबकि पेडागोजी में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट ही ना बचे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डाउट ना बचे एज इन ऑफिशियल के हिसाब से या उनकी लैंग्वेज के बनाने में। मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंसेज एट। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल लेते हैं? तो ये 5 साल इसका सही जवाब होगा। 2072 शब्दों की वोकैबुलरी होती है। इससे पहले ना तो 1 साल तो हो नहीं सकता, 3 ही शब्द की वोकैबुलरी है, अभी तो सिंगल वर्ड बोलता है, कहां से वो कई सारे सेंटेंसेस बोल देगा। 3 इयर्स में उतना कोहेरेंसी नहीं है, हालांकि 900 शब्द के आसपास वोकैबुलरी होती है, ये मैंने बताया हुआ है आपको, जो लोग बैचेस में भी थे, मैराथन भी देखी है तब भी। 7 इयर्स में तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स ग्रामर पे क्वेश्चन आएगा कि बच्चे की कॉम्प्लेक्स ग्रामर कब हो जाती है। तो 5 साल, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेव वाइगोत्स्की, एज चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम। कैसे जाती है? ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है, पूछने का तरीका बदला है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जो आपकी सोशल स्पीच होती है, जिसको थिंक आउट लाउड कह सकते हैं, वो बन जाती है इनर स्पीच, बच्चे की साइलेंट इनर स्पीच। तो थिंक आउट लाउड से मौखिकीकरण से आंतरिक वाक बन जाता है, सोशल स्पीच से इनर स्पीच बन जाती है। सिंपल बात है, इनर से एक्सटर्नल कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। बाकी कोई सेंस बना नहीं रहे ऑप्शन, तो हम पढ़ भी नहीं रहे इस चक्कर में। प्राइवेट से ईगोसेंट्रिक, ये तो 2 सेम ही बात है। प्राइवेट को ही ईगोसेंट्रिक कहा है पियाजे ने, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। साइलेंट से थिंकिंग लाउड नहीं, थिंकिंग लाउड से साइलेंट पे जाते हैं, सोशल स्पीच से साइलेंट इनर पे। आगे बढ़ते हैं, तो ये यहां पे होगा फोर्थ ऑप्शन। पियाजे डेस्क्राइब्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे डेस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से घटित होने वाला बताया है। तो ये कितनी बार रेपिटेटिव क्वेश्चन है। अब कहां है वो लोग, मैं उनसे मिलना चाहती हूं जिनको ये बहुत बेचैनी रहती थी कि हाय रे मेरे से सवाल सॉल्व हो जा रहा है तो ये तो पेपर में नहीं आएगा।
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ कितनी बार पूछा हुआ है अलग अलग तरीके से, बस कि इन 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 गुणात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली तो अलग मानते ही नहीं है ना पियाजे डेवलपमेंट को। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही बात है। नहीं ये कल का हुआ मत बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत हार्ड आएगा पेपर, सिलेबस से ही आएगा पेपर, कोई सिलेबस के बाहर तो कभी जाता नहीं है सीटेट का पेपर, कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, ऐसा भी नहीं है कि आज वाला भी कोई रट्टे लगा के तो कोई दे नहीं देगा, है ना। Rama was mean to her brother Tahir. Next day, Tahir got sick. Rama concluded that she made her brother sick. According to Piaget, which stage of cognitive development is Rama in? रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया, अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। अब रमा ने निष्कर्ष निकाला है कि उसका भाई उसने उसके साथ गलत तरह से व्यवहार किया था इसलिए बीमार हो गया। तो रमा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंट्रिक है, इमानेंट जस्टिस है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रमा का ध्यान जो है वो इस बात पे है कि उसके करने से, जो उसने व्यवहार किया उससे, कई लोग होते नहीं वो कहते हैं कि देखो मैंने इसको पाप दे दिया है, अब देखो भस्म हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, बर्बादी निश्चित है ना। अब वो चाहे वो इंसान अपने कर्मों से हो जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन वो उनका अपना है, अपना लॉजिक है जिसमें लॉजिक कुछ है नहीं। दो चीजों का, जो दो अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ दिया, तो ये कॉज एंड इफेक्ट तो है बट इलॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट है, जिसको हम ट्रांसडक्टिव भी कह देते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कह देते हैं, है ना, कि दो चीजों को, जो दो अनरिलेटेड इवेंट्स हैं उनको जोड़ दिया है। ये प्री ऑपरेशनल में होता है 2 से 7 वर्ष में, क्योंकि यहां पे अभी इंट्यूटिवली ही सोच रहा है बच्चा, ईगोसेंट्रिक भी है थोड़ा सा, तो इसलिए भी सेंटर में रख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यह है डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स के प्रति अवेयरनेस, जेंडर टाइपिंग कहते हैं, ये हमने बहुत प्यार से डिस्कस किया हुआ है, चाहे आप प्रीवियस मैराथन देख लीजिए। जेंडर टाइपिंग के माध्यम से, जेंडर टाइपिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं, कि भाई लड़कियां बड़े बाल रखती हैं, लड़के छोटे बाल रखती हैं। जेंडर टाइपिंग की प्रोसेस है जिससे आप अवेयर हुए हैं कि लड़के ऐसे रहते हैं, लड़कियां ये कपड़े पहनती हैं, लड़के वो कपड़े पहनते हैं, वट एवर। ठीक, जेंडर टाइपिंग है ये। कुछ और इसमें सोचेगा भी मत के आएगा, ना तो रिलेटेडनेस आना, ना इक्वालिटी, ना होमोजेनिटी आना है। होमोजेनिटी एक ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, यानी ये फीमेल्स का ग्रुप है, ये मेल्स का ग्रुप है, वैसा समझ आना, बट जेंडर रोल के प्रति अवेयर होना जेंडर टाइपिंग का काम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज एप्टली डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेव वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। लेव वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को कौन से ऑप्शन में दर्शाया गया है, बात ये पूछी है। हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम दे दो, सिंपल सी बातें हैं। तो वाइगोत्स्की यहां पे क्या आ जाएगा, टीचर गेव हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या देती है और जिससे जो वहां पे वो अटक रहे हैं वहां हेल्प दी जा रही है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया है किसी भी तरह के कोलैबोरेशन को, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक बोर्ड पे लिख के पूछ लिया, मैंडेटरी कर दिया, ये सब बकवास बातें हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एक ही है जो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है आपको पता है, बच्चा सेंटर में रहता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, कोई रोट लर्निंग, स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्पिटिशन, ये सब फालतू बातें हैं। छात्र केंद्रित और सक्रिय भागिता, तो 10th का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला सवाल है, फटाक से आप जवाब देंगे। इसमें अगर हम देखते हैं यहां, तो चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट, ये रिपीटेड है, ये बस सेम बात पूछी थी, अलग तरीके से पूछी थी, अब सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया था। इस बार इसको असर्शन रीजन में पूछ लिया है ना, कि गुड बॉय नाइस गर्ल से लेके और हम अपने लॉज तक चले जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं लॉज, इन बातों पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब प्री कन्वेंशनल से लेकर के हम प्रोग्रेसिवली मॉरल डेवलपमेंट में पोस्ट कन्वेंशनल तक पहुंचते हैं, ये बात सही है। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट अकर्स इन कॉन्टिन्यूअस मैनर एंड नॉट अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर वन। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने लेट्स लर्न से पढ़ाई की है, आप करियर लैब में थे, है ना, तो ये आपको पता होगा, या मेरे पुराने मैराथन्स भी देखे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। विकास को, डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस कौन बताएगा, जिसने स्टेजेस में तोड़ा है, चाहे वो प्याजे हो, चाहे वो कोहलबर्ग हो, ये स्टेजेस की बात करते हैं। वाइगोत्स्की स्टेजेस की बात नहीं करते, तो विकास को कॉन्टिन्यूअस मानते हैं क्योंकि स्टेजेस में तोड़ा नहीं है। तो ये कहना यहां गलत हो जाएगा कि कोहलबर्ग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस है, वो उनके हिसाब से डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में जो भी व्यक्ति दे रहा है मतलब वो तोड़ दिया है डेवलपमेंट को स्टेजेस में। गले की बैंड बजी हुई है, प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इजी है कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है, अगर आपने पढ़ाई की तो आपको आसान लगेगा पेपर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बस पढ़ के समझ के ध्यान से करना, जल्दीबाजी में ये मत सोचना कि हलवा है बिल्कुल
तो जल्दी में गलत करते हैं। तो ए तो सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्पीच गाइड करती है। परसेप्शन अटेंशन की बात नहीं करते, एसिमिलेशन एकोमोडेशन की बात नहीं करते, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते वाइगोत्स्की। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाता है निजी वाक्य के रूप में भाषा जो है, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्याजे जो है सिर्फ लैंग्वेज ही है, सोसाइटी और कल्चर की तो बात नहीं हुई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों की भावनाएं, दूसरों के मूड्स, दूसरों के एक्सप्रेशन को समझना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक, खुद के इमोशंस को, खुद के, अगर यहां अदर्स की जगह सेल्फ लिखा होता तो इंट्रापर्सनल हो जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सिंपल सही। इंट्रापर्सनल तो ऑप्शन में भी नहीं दिया, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते। इंट्रा मतलब स्वयं को जानना, लोगों को जानना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अ चाइल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट इट मींस टू बी अ गर्ल और अ बॉय कम्स फ्रॉम। बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही ये कि लड़का या लड़की होने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कहां से सीखेगा? परिवार से ही सीखेगा। प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की फैमिली, सिंपल। रिलेटिव, बाकी सारी दुनिया बाद में आएगी, फैमिली और सिबलिंग्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, यानी रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है टू असाइन रिलेटिव रैंक्स। नहीं, रैंक रचनात्मक फॉर्मेटिव का काम नहीं, सबमेटिव का काम है, अगर है भी तो। नहीं तो असेसमेंट को बचना चाहिए रैंक करने से। टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड, नहीं भाई सबमेटिव है वो। हमें एफ चाहिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया है, क्यों क्राइटेरिया है, ये सब सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वांटिटेटिव मेजर की बात नहीं होगी, क्वालिटेटिव की बात होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। डिस्ग्रेफिया इज अ, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बोर्ड का मन करे तो वो ऑप्शन मान सकते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी और लर्निंग डिसेबिलिटी भी। बट जो मुझे लगता है, क्योंकि एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये मान लेगा आपका बोर्ड, है ना। एलडीज बोलते हैं इनको। तो डिस्ग्रेफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। वैसे ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, एसएलडी बोलते हैं उसके अंदर। और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो डिस्ग्राफिया हो, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, चाहे वो आपका डिस्फेजिया हो, है ना, डिस्ग्राफिया हो, है ना, डिस्कैलकुलिया हो। लेकिन अब ये न्यूरो डेवलपमेंटल भी हो सकता है इसका जवाब, और लर्निंग डिसेबिलिटी भी। ज्यादा चांस है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ही सही जवाब होगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर फिर हम ये बात करते हैं कि ये एलडीज बोलते हैं। 1960s में जो है सैमुअल किर्क ने ये टर्म दिया था। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है ये, लेकिन जो बड़ी कैटेगरी किसके अंदर आएगा, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक। तो अब ये देखते हैं कि फाइनल क्या आता है, बट मुझे लगता है 90% चांस है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ही मानेगी ऑफिशियल आंसर की, ठीक। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये फर्स्ट और फोर्थ, अगर ऑफिशियल का थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे क्योंकि दोनों सही हैं ये। अ टीचर शुड केटर टू डैश नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। गिफ्टेड बच्चों की कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी प्रकार की नीड्स को पूरा करना है, सिंपल। सिर्फ कॉग्निटिव ही क्यों भाई? अगर गिफ्टेड बच्चा बोर हो जाएगा तो, या उसके इमोशंस को नहीं समझा जाएगा क्लासरूम में, वो बिलोंग फील नहीं करेगा, तो वो नहीं सीखेगा, चाहे उसकी क्षमता हो ज्यादा सीखने की, बट वो उसका मन नहीं लगेगा सीखने में। चलिएगा, तो सारी ही नीड्स को ध्यान में रखना है, गिफ्टेड बच्चा हो चाहे कोई और बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस टू टीच स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है? बहुसंवेदी रणनीति, यस। मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है बच्चे के उतना अच्छा है। स्टैंडर्डाइज तरीका कोई अच्छा नहीं होता, ये नेगेटिव टर्म है, कीवर्ड में हमने पढ़ा था। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। ब्रेकिंग डाउन टास्क अच्छा है ना। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जहां आपको नजर आ रहा हो, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है आपका सही है, सेकंड गलत है ना, मानकीकृत नहीं चाहिए हमको। तो थर्ड ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। ऑटिज्म के बारे में कौन सी बात, स्वालीनता के बारे में कौन सी बात सही है? ऑटिज्म पे एक सवाल आ ही रहा है लगातार, मैं देख रही हूँ पिछले 2 सालों से। पहले एडीएचडी पे ऐसे आता था कि बार बार एडीएचडी पे रिपीट होता रहता था, आजकल ऑटिज्म पे रिपीट होता रहता है सवाल, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, नहीं, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, ये कह रहे हैं कि बहुत उत्कृष्ट संचार कौशल है, वहीं तो दिक्कत है। सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। प्रीमैरिली द एबिलिटी, नहीं, ये ऐसा नहीं कि सुनने से संबंधित कोई समस्या है, डिसऑर्डर है। स्टिमुलाई, नहीं, इनको रूटीन में चेंज नहीं पसंद होता बच्चों को। सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर बचता है कि संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करेगा। अगर सेंसरी इंटीग्रेशन, उनके सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाए, रेगुलेट किया जाए, एक रूटीन में लाया जाए, बात बनेगी।
और आप मल्टीपल तरीके से अगर सिखा रहे हैं जिसमें मल्टीपल सेंसेस बच्चे की यूटिलाइज हो रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, है ना, कोई और बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीचर्स, भाई समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय टीचर्स के लिए क्या जरूरी है कि वो डाइवर्सिटी को एक ऑब्स्टेकल के रूप में देखें, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूअसली एग्जामिन देयर, ये बिल्कुल सही बात है और ये पहले भी आया हुआ है, प्रीवियसली आया हुआ है ना, मतलब सेम तरीके से नहीं, बट बात यही कही गई है कि टीचर्स को इंक्लूसिव सेटअप में अपने बायसेस को, अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को, अपने पर्सनल स्टीरियोटाइप्स को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, उनके प्रति अवेयर होना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। भाई टीचर ईश्वर का अवतार तो है नहीं कि प्रकट हुआ होगा, है ना, जन्म हुआ होगा, उसका भी नॉर्मल व्यक्ति है, समाज से ही आया है, पढ़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बायसेस हो सकते हैं, उनको इवेल्युएट करते रहना है अपने अपने अंदर के बायस को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजी है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप क्लास में बच्चों में कुछ जातिवाद या कोई धर्म की बातें करने लग गए, जबकि टीचर का ये काम नहीं है। आप जो भी मानते हैं अपने गेट के बाहर छोड़ के आइए, क्लासरूम के अंदर बच्चे आपके लिए सारे बराबर हैं, है ना। तो अपने इम्प्लिसिट बायस उसका ध्यान रखना है। टीचर का बायस है, लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, तो ये तो फिर ब्लेंडर कर देंगे आप क्लास में। अगर इस तरह के स्टीरियोटाइप या बायस लेके घूमेंगे तो आपको अपने बायसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, तभी आप सारे बच्चों को इंक्लूड कर पाएंगे। स्पेशल चिल्ड्रन नीडी एंड डिपेंडेंट होते हैं, ये सब बकवास बातें दोनों। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट समझेंगे। असर्शन क्या है, टीचर शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, हाँ, प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए, ट्रू है भाई ये बात। क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटीरियल्स एंड लिटरेसी एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग, दोनों बातें सही है। जहां प्रिंट रिच एनवायरमेंट अच्छा होता है और इफेक्टिव लर्निंग होती है, दोनों बातें एकदम सही हैं, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। हाँ, पेपर 2 में भी हेल्प होगा भाई, सिलेबस तो यही है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम ही है, अलग से थोड़ी सवाल बनते हैं। तो जिनका पेपर 2 भी है सुबह, तो वो ये मत सोचो कि पेपर 1 है हम क्यों पढ़ें, पढ़ लो भाई। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अ टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, भाई प्रोग्रेसिव क्लासरूम तो बच्चा सेंटर में रहेगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक्टिव कहाँ रहेगा, जब बच्चा चिंतन में होगा या सोच में होगा। ये तो सब बच्चे को कंडीशनिंग, पैसिव होना, ओबीडियंट लिसनिंग नहीं, बच्चा एक्टिव सिर्फ थिंकिंग करते समय होगा इन 4 ऑप्शंस में से, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, ठीक। सीइंग रमन अ 4th ग्रेड स्टूडेंट स्टक ऑन अ क्वेश्चन, हिज टीचर आस्क्ड हिम टू ट्राई द सॉल्यूशन व्हाइल स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। मतलब बच्चा रमन एक बच्चा है 4th क्लास का, वो कोई सवाल करते हुए अटक रहा था, तो टीचर ने कहा बोल बोल के सॉल्व करने की कोशिश करो। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि जो बोलना है यानी लैंग्वेज है, वो वर्बलाइजेशन हमारी थॉट प्रोसेस को हेल्प करता है, हमें डायरेक्शन देता है, तो हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थॉट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं, कोई और ऑप्शन इसमें बनेगा भी नहीं, है ना। मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने पढ़े नहीं है या मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये मत सोचना ये नहीं होगा, होगा ही नहीं, अगर बता दिया तो ये मान लो आप। सपोर्टिव ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, तो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे, अ टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी, रचनावादी पेडागोजी में, शिक्षण शास्त्र में पियाजे वाइगोत्स्की में बिलीव करेगा तो एक्टिव रखेगा बच्चों को। अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स सोनली ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, बच्चे को जज नहीं करेगा सामाजिक सांस्कृतिक पहलू के आधार पे, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब फालतू बातें हैं यहाँ पे। हाई लेवल ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन एज प्राइमरी पेडागोजी, सिर्फ वर्बली क्यों पढ़ाना है, एक्टिविटी करके पढ़ाओ, तो ये थर्ड ऑप्शन देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करानी है। अवॉइड कनेक्टिंग कंटेंट टू रियल वर्ल्ड, अवॉइड नहीं करना है, वो तो प्रमोट करेगा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में, ठीक है। एबिलिटी ग्रुपिंग बहुत जरूरत पड़ने पर करानी होती है, वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी वाला तो व्यक्ति नहीं कराएगा, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इंप्लाइज दैट द स्टूडेंट्स, यानी जो एक्टिव एंगेजमेंट है, जो सक्रिय संलग्नता है लर्नर्स की, उससे बच्चे क्या होंगे, इंक्वायर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, यानी बच्चे एक्टिव रहेंगे कुल मिलाकर। रोड मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन हो गया, कंपटीशन को बढ़ावा देना, सिर्फ टेक्स्ट बुक को सेंटर रखना, ये तीनों बातें गलत हैं। बच्चे एक्टिव रहेंगे जब बात एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव एंगेजमेंट की चल रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है और कोई सही बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। राधा रीजन्स क्लोथ्स, देखो अब ये 2000 कुछ भी नहीं तो 16 में आया होगा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि कपड़े धूप में जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये हल्का सा ट्वीक करेंगे लैंग्वेज को, वही सवाल वही बात है, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है बच्चे को समझ में आ रहा है, कारण और प्रभाव, फर्स्ट ऑप्शन 2 से 7 वर्ष में आ जाता है कॉन्क्रीट चीजों को लेके। एब्स्ट्रैक्ट कॉज एंड इफेक्ट फिर बाद में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहां रीजन अंदर हो,
प्राइस तो बाहर है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन थोड़ी हुआ। ग्रेड्स तो बाहर आते हैं। एंजॉयमेंट मन के अंदर होता है। प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है। होमवर्क कंप्लीट करना, अवॉइड यानी बचने के लिए फटकार से, डांट फटकार से माँ बाप की, ये बाहरी है। ठीक, तो इंटरनल एक ही जगह पे, और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस पे चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट सिंपल सवाल दिया है दोनों ही पेपर में इस बार, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े हुए हैं। मैंने जो अभी लेटेस्ट मैराथन कराया था उसमें कुछ सवाल कराए थे इसको लेकर के, इंटरनल और एक्सटर्नल को। वो क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ भी शेयर की हुई है टेलीग्राम पे। ये पीडीएफ और दोपहर वाली पीडीएफ वो भी मैं शेयर कर दूंगी, है ना। मैं बहुत नींद और थकान में हूँ, बट आज मुझे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, तो मैंने दोनों सेट्स बहुत टाइमली आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, है ना। क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास भी नहीं थी, सैटरडे था, और सीटेट के बैचेस तो ओवर हो ही चुके हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा समय था, और बट मैंने थोड़ी सा एफर्ट किया इस चीज़ को लेकर कि मैं जग के सॉल्व करा देती हूँ। कल जिनका पेपर है वो अपना फ्री हो जाएंगे भैया, उनको थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। ठीक, ये पीडीएफ दोनों मैं जल्दी ही 1-2 घंटे में शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे, आंसर मार्क करा के। टीचर्स हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स टू द चिल्ड्रन। वो टीचर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी में बिलीव करते हैं, उनको बहुत सारा मटेरियल देना चाहिए बच्चों को, हाथ दे सकते हैं। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोनली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन और लेक्चर पे, नहीं, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। मैं टाइम कम इसलिए ले रही हूं क्योंकि यहां आपको थीसिस नहीं बनाने हैं, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सही आंसर तक पहुंचना है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स, किससे बचने के लिए क्या अवॉइड कर रहे हैं? साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना है, यानी ये दिखाने से कि कम योग्य हैं। तो ये परफॉर्मेंस अवॉइडेंस है। परफॉर्म कर रहे हैं किस लिए? कि अवॉइड कर रहे हैं कुछ आपके बारे में कम ना दिखे बाहर दुनिया में। मास्टरी गोल्ड में तो बाहर फर्क ही नहीं पड़ता, टास्क में ध्यान रहेगा। परफॉर्मेंस अप्रोच में फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट होगा, ना कि अवॉइड करना किसी चीज को। तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। इन सब में बेस्ट कौन सा होता है? तो मास्टरी। लास्ट सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे एक सवाल आता ही है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने का मतलब है दिशाओं में सोचने पे, या बच्चे को सोचने पे मजबूर करना, कैसे होती है कोई चीज। वन वर्ड आंसर की बजाय जो आपको मजबूर करे सोचने पे, रिफ्लेक्ट करने पे, वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सही ऑप्शन है। एनकरेजिंग रोट लर्निंग, नहीं, वन वर्ड हो जाएगा। रट्टाफिकेशन थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। डिस्करेज करना बच्चों को क्वेश्चन पूछने से, नहीं, एनकरेज करेंगे आप। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस, जो उन्होंने अज्यूम किया है उसको क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को आप एनकरेज कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग पे जोर पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग में, सोचना पड़ेगा। नेगेटिवली जोर नहीं पड़ेगा, मतलब पॉजिटिवली जोर पड़ेगा, यानी उसकी चिंतन प्रक्रिया जागेगी, तभी क्रिटिकल थिंकिंग हो पाएगी। वन वर्ड से, रोट लर्निंग से नहीं होगी। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ सेट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड आंसर, पहले से ही जवाब कह दो, 4 दे दिए, इन्हीं में से चूज कर लो, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगती है। रिकॉग्निशन लगता है, जैसे ये 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी लगा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब आउट ऑफ 30 कितने ठीक हो गए आपके, वो आप बता दीजिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि आपके जो है इसमें एक आध सवाल का जवाब इधर इधर इन्होंने किया, वो भी पेपर 1 में, मैं ये बात कह रही हूँ, पेपर 2 में ये स्कोप भी नहीं था तो किया। अदरवाइज तो ऑफिशियल आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि 30 के 30 सवाल जो बताया है आंसर वही आ जाए। एक क्वेश्चन में है डाउट, 1 से 2 क्वेश्चन में, वो भी डाउट ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उन दोनों में से जो चूज कर ले वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा चांसेस किस ऑप्शन के हैं। ठीक है, तो ये है, ऐसी सी बात है। ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्जाम है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ये मत सोचना कि 2 सवाल नहीं बन रहे तो आपने मान लिया कि मुश्किल है पेपर, तो हाय रे आज तो बड़ा मुश्किल बना दिया, 8 तारीख का पेपर तो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा। ये सब फालतू बातें हैं। सिलेबस के हिसाब से बनाया पेपर, स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया, कुछ क्वेश्चन के ईजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उसी रेशो में बने हैं। और ऐसा नहीं कि कल के लिए अलग से पेपर आपसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया गया होगा। एक साथ ही क्वेश्चन के पूरा पूल ऑफ क्वेश्चन बनता है, उसमें से फिर रैंडमली आपके सवाल, ये आज के पेपर में, ये कल के पेपर में, सेट्स में बेसिकली सेट बनते हैं बहुत सारे। उन सेट्स में से एक सेट फाइनल हुआ कि ये जाएगा फाइनल, तो उसमें बहुत चिंता मत करना कि कल का पेपर मुश्किल ही आएगा, ये सब बेकार की बात है। सिलेबस से आएगा पेपर जैसे कि आता है, संभावना है कि 2024 से हल्का ही आएगा पेपर, है ना। तो आपने इनफ तैयारी कर ली है। पेपर कह रहे हो इतना ईजी तो नहीं था मैम, आप ईजी बोल रहे हो, अब आ रहा है समझ। अब वहां जब आप जाते हो ना पेपर देने, तो आपको बातें अलग लगती हैं। ठीक है, जब यहां बैठ के सॉल्व कर रहे होते हो, तो जब मैं ठीक ठाक सवाल कर रहे होते हूँ तब कहते हो नहीं नहीं बड़ा आसान है ना।
मैं उस सेंस में कह रही हूँ, देखो इसमें एक दो चीजें हो सकती हैं कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो इजी लगता है ये पेपर, मैं तो नहीं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल हो गया है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी उस बात को भी साइड करते हुए अगर मैं आपके हिसाब से भी देखूं तो आप 2024 का दिसंबर का पेपर उठा लीजिए, सीडीपी की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, बाकी भी बैलेंस ये पेपर, ऐसा नहीं है कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आपको 2024 के सीडीपी सेक्शन से ये दिसंबर वाले से आसान है, ये तो ऑब्जेक्टिव बात है, ये मैं अपने मन से बना के नहीं कह रही हूँ, मैं आपके मन को खुश करने के लिए या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कोई बात नहीं करती, वो बेईमानी है। आप अगर मैं ऐसा करूं तो प्रोफेशन से बेईमानी है, वो मैं नहीं कर सकती। ना मुझे कोई व्यूज़ की बहुत चिंता होती है, वो अपने आप भी आते हैं, आप लोग देखते हैं। मैं तो जितना समय निकल पाता है यूट्यूब के लिए निकालती हूँ, है ना, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेकर के, है ना। पहले बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, अभी जितना हो पाता है उतनी कंसिस्टेंट हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो आपको खुश करने के लिए मैं कोई बात नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं है। ईजी का मतलब ये नहीं कि आपसे बिना पढ़े सॉल्व हो जाएगा पेपर, जिसने पढ़ाई की है उसी से होगा अभी भी सॉल्व, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं बना है पेपर, फंसेंगे नहीं बहुत ज्यादा। दिसंबर वाले पेपर से 2024 वाले से आसान है पेपर, स्पेशली सीडीपी, समझ रहे हो। तो होता है कई बार कि आपकी इस बार समय कम मिला था, इसलिए कई लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कि इनफ प्रैक्टिस उनकी नहीं हुई थी, तो उस चक्कर में कि 2 महीने में पेपर ले लिया, बट देखा जाए तो पूरा साल भर से टाइम दिया हुआ था, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब ये जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, कल जब आप पेपर दे करके आएंगे तो एक काम कर लेंगे, जैसे आपके आज आपके साथियों ने, आपके दोस्तों ने जो है ईमेल किए हैं दोनों पेपर्स, ऐसे ही आप भी कर देंगे एक पीडीएफ बना करके himanshi.edu10@gmail.com। मैं कल शाम को दोनों ही पेपर का एनालिसिस कर दूंगी। आज टाइमली मैंने इसीलिए किया है क्योंकि कल जिनका पेपर है, आज इवनिंग वाली शिफ्ट में जिनका पेपर था, उनको हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप भेज दीजिएगा पेपर कल वाला। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, अपना दिमाग साथ लेके जाइए, पेपर को, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, है ना। और ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा, टाइम से जाइएगा इस पेपर देने। लैंग्वेज पेडागोजी भी सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पत्थर नहीं टूटे उस पर, अब इतना समय नहीं है कि वो सब भी मैं आपको कराऊं, लेकिन वो मैं देख चुकी हूँ, बैलेंस्ड पेपर है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो ये मैं पेपर शेयर कर दूंगी आपके साथ, एक बार नजर भी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा खौफ की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लेके जाइए, पढ़ के पेपर सॉल्व करते जाइए, होता जाएगा आपसे, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है, टाइम की किल्लत की वजह से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, ठीक। चलिए, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।